लेकिन जो बड़ा रैला आना है, जो अनहिंडर्ड आना है, वो आना है खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। श्रीनगर हाईवे पे रुकेंगे या आप शाहराह दस्तूर पे आएंगे। श्रीनगर हाईवे पे बंद गली नहीं है एब्रप्ट और कटिंग, मैं तो उछल पड़ा था, क्या हुआ बीच में से? वो ब्लैक कटा फ्रेम, सीएनएन में ब्लैक फ्रेम आ रहा है। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे थे कि हमने पहले पार्ट में जो है वो ईसा नकवी के साथ बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की कि किस तरह से ये सारा रिजीम चेंज का सिलसिला चल रहा है, किस तरह क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ उसमें, और किस तरह से ये जो श्रीनगर हाईवे है किस तरह से सब चीज़ें जोड़ रही है और जैसे कैसे जोड़ रही है और कौन कौन से कनेक्शंस जोड़ रही है। ऐसे जोग्राफिकली नहीं, ये वैसे भी कौन कौन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे रहता है, और ये कितना इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे इस वक्त श्रीनगर हाईवे पे ये सब लोग आके बैठेंगे और क्या सिलसिला बनेगा, कौन सी साइड पे कौन कौन बैठा है, सारा कुछ करेंगे। लेकिन अभी हम ये दोबारा ईसा भाई के पास चलते हैं और वहाँ पे जाके उनसे ये पूछते हैं कि क्या वाकई ही जरदारी साहब चाह रहे हैं कि असेंबलियां टूटें या ऐसा कुछ नहीं है? जरदारी साहब नहीं चाह रहे, उनकी नहीं पार्टी चाह चाह रहे। रही है इलेक्शन या लड़ना है। जिसने इलेक्शन लड़ना है वो नहीं चाह रहे, जिसने पंजाब में इलेक्शन लड़ना है वो नहीं चाह रहे। उनको नजर आ रहा है कि आप जिस तरह जिस हुकूमत के साथ बैठे हुए आप इलेक्शन लड़ेंगे कैसे, आप क्या तकरीर करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज ने भी आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा करना है, पीटीआई के ने भी कैंडिडेट खड़ा करना है, आप तकरीर क्या करेंगे। पीपल्स पार्टी का कमर जमान कायरा जो है, क्या उनके मुकाबले में चौधरी जाफर इकबाल को मुस्लिम लीग नवाज ने टिकट नहीं देना, तो कमर जमान कायरा क्या तकरीर करेंगे चौधरी जाफर इकबाल के खिलाफ के उसको वोट ना दो मुझे वोट दो। क्यों? आप तो उनके साथ हुकूमत में बैठे हैं, आप तो एंजॉय कर रहे हैं। मूसा गिलानी के मुकाबले में क्या मुस्लिम लीग नवाज कैंडिडेट नहीं खड़ा करे? यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ क्या कैंडिडेट नहीं होगा? चौधरी मंजूर के खिलाफ कैंडिडेट नहीं होगा? क्या उनके फैसलाबाद के या गुजरांवाला के या मंडी बहाउद्दीन के कैंडिडेट्स पीपल्स पार्टी के उनके सामने कोई और नहीं खड़ा होगा मुस्लिम लीग नवाज का? वो तकरीर क्या करेंगे? उनका मसला है बहुत बड़ा। उनको नजर आ रहा है कि उनके लिए बहुत हर गुजरते दिन के साथ ये जो बैगेज था कीमतों का, महंगाई का, ये इमरान खान साहब की जमात से उतर के इनके कंधों के ऊपर आ चुका है और इनके लिए हर गुजरता दिन मुश्किल होता जा रहा है। सॉरी, अब आप सवाल कंप्लीट कर लें, मैं वो थोड़ा सा हमने डिस्कशन डिस्ट्रैक्ट कर ली। नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली में यही पॉइंट था, आपने जो बात की ना उस वक्त, उसमें आपने ये कहा था कि जरदारी साहब चाह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात कराए जाएं और उसके बाद जो है वो उसको इस पूरे सिस्टम से निकला जाए उसमें और इलेक्शन में जाया जाए। लेकिन जो सूरत हाल लग रही है, मुझे तो ये लग रहा है कि उनको तो वही हिस्सा मिलना है जो उनके पास अभी जो उधर का है, सिंध का और सारा वो है, वो सिचुएशन उसमें, एंड ही इज वेरी हैप्पी इन इट। उनको बाकी चीजों की ऐसा कोई जरूरत है गवर्नमेंट में आने की, ये चीजें करने की, और गवर्नमेंट में आने के बाद भी क्यों क्या ये आसान होगा? मुझे तो ये भी हैरत हो रही है कि हर कोई कह रहा है इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन में जाना है। इलेक्शन में चले गए, 3 महीने बाद हो गया, गवर्नमेंट बन गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद जो जो इन्फ्लेशन का इस वक्त सूरत हाल चल रही है, सिर्फ इलेक्शन हल है इस इन्फ्लेशन का? इलेक्शन तो हल नहीं है। उस पे किसने क्या सोचा है और उस पे कोई क्या बात करेगा? ये लोग भी इतना महंगाई मार्च और सारा कुछ करने के बाद जब इनके हाथ में चीज आई है तो वो चिड़िया की तरह इनके हाथ से निकल गई है, उड़ गई है। सर, इलेक्शन हल है ना? इलेक्शन इस तरह से हल है कि अगर आप इंटरिम सेटअप पर जाते हैं, अभी बजट शजट दें और उसके बाद आप असम्बलियां तहलील करें, अनाउंस कर दें इलेक्शन, उस दौरान एक इंटरिम गवर्नमेंट आ जाती है। वो इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी खत्म करने का फैसला करे, वो पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं उनको 3 फेजेस में बढ़ा दे, जो कि मुस्लिम लीग नवाज कहती है कि हम ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक अनपॉपुलर डिसीजन है। अगर हम ऐसा करेंगे और हुकूमत 2 महीने के बाद चली जाती है तो फिर लोग तो हमें गालियां देंगे, लोग तो हमें वोट थोड़ी देंगे, फिर तो वो हमें गालियां देंगे, हम कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। वो ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन इस वजह से हल है कि आपका इलेक्शन अनाउंस होगा, आपकी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लोगों को पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, मारा मारी नहीं होने लगी। उसके लिए 2-3 प्रीरेक्विजिट है। तमाम सियासी जमातों को बिठाएं, तय करें, इलेक्शन कमीशन के ऊपर मामला तय करें, कौन होगा इलेक्शन कमीशन के, अगर उसमें कोई रिफॉर्म करनी है, किन कवायद और जवाबित के ऊपर इलेक्शन होंगे, उस पर कंसेंसस बिल्ड करने के बाद आप इलेक्शन में जाएं। नई हुकूमत के लिए आप अपना मंशूर अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने के बाद आप इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, आप वोट लेंगे, वोट लेके आप पावर में आ जाएंगे और फिर आपके पास 5 साल का मैंडेट मौजूद होगा। उस मैंडेट के तहत जब आप स्टार्ट में लोगों के सामने आके खिताब करेंगे, उनको कहेंगे कि जनाब मैं आ गया हूँ, ये बैलेंस शीट है इस मुल्क की, इस वक्त ये सूरत हाल है, आप औखा वक्त गुजारें, 100 दिन का टाइम दें या 6 महीने का टाइम दें, ये कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी ताकि हम अपने कोर्स करेक्शन कर सकें।
उस कोर्स करेक्शन के ऊपर जाने के लिए आप लोगों से 4 महीने 6 महीने का कड़वा कहेंगे कि आप पी लें, हमारे साथ दें। और शुरू में हनीमून पीरियड होता है, लोग भी उस तरीके से बाहर नहीं निकलते, मीडिया भी ग्रेस पीरियड देता है, एक टाइम देता है आपको, और आप उस दौरान IMF के साथ जो आपके मामलात हैं दोस्त ममालिक के साथ, उनको सेटल करने के बाद एक रास्ते के ऊपर चलें, एक डगर पे चलें, मामलात सेट हो सकते हैं। यही तरीका एक कार है, वरना इंस्टेबिलिटी की सूरत हाल में ना IMF आपकी बात सुन रहा है, ना कोई और सुनेगा, और ये मामला हर गुजरते दिन के साथ मजीद खराब होता जाएगा। अरब रुपए का डेली बेसिस के ऊपर नुकसान हो रहा है और होता रहेगा। मतलब आपने जो अभी पूरा ये सारा सिस्टम बताया है, ये तो अगर हम 3 महीने बाद इलेक्शन में चले जाते हैं और उसके बाद इलेक्शन हो जाता है, उसके बाद नई गवर्नमेंट आ जाती है, नई गवर्नमेंट के कंट्रोल में चीजें आना शुरू होती हैं, मतलब ये आपको अभी भी वैसे आपको साल 1.5 साल का आपने प्लान बता दिया है, तो क्या जिस नहज पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं, क्या ये जो बार बार कहा जा रहा है कि श्रीलंका 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 साइड पे जा रहे हैं, तो ये 1 साल अगर हम इस इंस्टेबिलिटी पे रहते हैं और सेटल डाउन करने के बाद साल बाद हमें पहली डोज मिलती है कहीं से किसी चंदे की, तो विल वी बी एबल टू परफॉर्म आफ्टर 1 year? जी जी, एक साल जबकि जैसे आपने कहा कि रोज $1 कम हो रहा है, मतलब रोज $1 ज्यादा हो रहा है। इतनी जितनी बड़ी आपने ये काम किया है, इसकी जो कॉस्ट है, उसका इस मुल्क को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपने हुकूमत को जो मूव की थी, या तो आप आए ना, आप डिसीजन लें, आप फैसले करें, आप फैसले कर नहीं रहे, फिर आपने क्यों ये सारा काम किया था? आप अदम एतमाद क्यों लेकर आए थे इमरान खान साहब के खिलाफ? आपने अदम एतमाद की मूव की, उन्होंने एक पॉपुलर डिसीजन करना पड़ा। उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जब बढ़नी चाहिए थी, उन्होंने कम कर दी, सब्सिडी दे दी, पैसा लगा दिया उसके ऊपर। टेक्निकली एक डिसीजन लॉन्ग टर्म पे देखा जाए गलत था, लेकिन वो पॉपुलर डिसीजन था, उनको लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? अगर आप ये सब कुछ ना कर रहे होते, आप हुकूमत के खिलाफ इस तरह गैंगअप ना हुए होते, तो आपको वो हुकूमत को ना लेना पड़ता, वो जो बोझ आपके खजाने में पड़ा है वो ना पड़ता। अब आप आए हैं, आप आने के बाद अब आप वो डिसीजन नहीं ले रहे उसको रिवर्स करने का, क्योंकि आप कहते हैं हम उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे करने के लिए तैयार नहीं। अगर आप तैयार नहीं हैं, आप ये नहीं करना चाहते, तो इस मुल्क का इतना बड़ा नुकसान करने की क्या जरूरत थी? या तो आप करें, अब उसको करेक्ट करें, लोगों को रिलीफ दें, उसके एक एक कोई डायरेक्शन में चलता हुआ मुल्क नजर आए। ये सूरत हाल है सर, इस वक्त तो बहुत गंभीर है सूरत। अच्छा, आप बड़े सीरियसली उसी साइड पे लेते जा रहे हैं सारा टिल्ट जो है कि ये जो अदम एतमाद की मूवमेंट है, ये की नहीं गई, ये फिर करवाई गई है। क्योंकि हम पहले अगर थोड़ी सी ट्रेल देखते हैं, जितना ही प्रेशर बिल्डअप होता है, असेंबली के अंदर शोर मचता है, कोई अनपॉपुलर बिल आता है, नापसंदीदा कोई बिल आता है, उस पे ऑपोजिशन बहुत शोर मचाती है, लेकिन उसके बाद जिस दिन वो बिल पास होना होता है, उस दिन पास हो जाता है और बाद में कहा जाता है कि अगर जिस बजट का मिनी बजट आया, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, तो उसमें भी बाद में जब दोस्तों ने बताया, उससे पूछा कि यार आप ये क्या करते हैं, आप इतना शोर मचाते हैं, और आखिरी मौके पे जब बजट जिस दिन आपने जब बजट वो पास होना होता है, उस वक्त आपके बंदे पूरे नहीं होते और बजट पास हो जाता है, तो उन्होंने भी यही कहा कि यार एक अनपॉपुलर डिसीजन है जो दूसरी पार्टी लेके, जो गवर्निंग पार्टी अपने ही जिम्मे वो डिसीजन ले रही है और मुंह काला करवा रही है, तो हम उनको क्यों रोकें, उनको मुंह काला करने दो। तो यहाँ पे सूरत हाल ये आई कि इसी तरह से दोबारा से वो उन्होंने ये किया और एक पूरी मूव बनाई, महंगाई मार्च और सारा कुछ, और उसके बाद उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जो है, हालांकि अगर आप देखें तो पहले अदम एतमाद की तहरीक का कहीं जिक्र नहीं आ रहा था, मार्च वगैरह का जिक्र आ रहा था, हर चीज हो रही थी, बिलावल अपना काम कर रहे थे, मरियम अपना काम कर रही थी, लेकिन चुपके से खबर आती है कि एक दिन अदम एतमाद की तहरीक लॉन्च हो गई है और वो आपने फाइल कर दी है, और उसके बाद ये पूरी टेबल टर्न हुए थे। आप भी उसी साइड पे जा रहे हैं कि इसका मतलब है कि करवाई गई, की नहीं गई, वरना तो एक आम बंदे को भी नजर आ रहा है कि यार ये कोई अच्छा टाइम नहीं है हुकूमत लेने का। देखिए, ये तो बड़ा साफ नजर आ रहा है ना कि वो जमातें जिनका जिनका किबला नहीं मिलता, जिनका काबा नहीं मिलता, सियासी काबे की बात कर रहा हूँ, उसको सीरियस ना ले लीजिएगा, जिनकी आपस में कोई कदर मुश्तरक नहीं है, जिनकी पॉलिटिक्स मुश्तरक नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, ये वो जमातें हैं जो हमें यानी कि मेरा तो बचपन और लड़कपन और जवानी के अवाइल ये सुनते हुए गुजरे हैं कि फलां बंदा 10% है,
बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क हैं, नवाज शरीफ ने लूट के खाया है, शहबाज शरीफ ने लूट कर खाया है, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात, ये एक दूसरे की पगड़ियां उछालते रहे। मैं नहीं कोई बहुत बिलो द बेल्ट बात करूंगा, लेकिन ये वो भी एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, गुत्थम गुत्था रहे ये 90s की सियासत। अच्छा, उसके बाद लगा कि शायद ये मेच्योर हो गए होंगे, इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लिया, जो मार्क लाइल ग्रांट ने बिठा के MI6 ने और CIA ने मिलके की अमेरिका की और बरतानिया की और रियाद की और अबू धाबी की आशीर्वाद से लंदन के होटलों में मुलाकातें करके मिसाके जमहूरियत करवाया। सुना सोचा अच्छे बच्चे बन गए होंगे, ये वापस आ गए, जिलावतनी खत्म हो गई, वापस इस्लाम पाकिस्तान पहुंच गए, मुशर्रफ की रुखसती हो गई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई, काला कोट पहन के नवाज शरीफ पहुंच नहीं गए थे सुप्रीम, उनकी गिलानी की हुकूमत के खिलाफ क्या क्या नहीं हुआ, ये सारा कुछ एक दूसरे के खिलाफ फिर लड़ने लग गए। तो ये तो इन दो जमातों का, अगर मौलाना फजलुर रहमान को उठा लें, मौलाना फजलुर रहमान और पीपल्स पार्टी, उनके जो राशिद सोमरो हैं और जो दूसरे लोग हैं जो सिंध में सियासत करते हैं, उनकी कभी तकरीरें निकाल कर सुने, वो बेनजीर भुट्टो के मुतल्लिक किस तरीके से बात करते हैं, वासिफ अली जरदारी के मुतल्लिक, उनके बच्चों के मुतल्लिक किस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, फिर मरियम नवाज और बिलावल को उठा लें, एक दूसरे के खून तक पर तो बात करते हैं कि किसकी रगों में कैसा खून दौड़ रहा है। इतने इख्तलाफात के बाद अगर ये जमातें एक छतरी के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर कोई ना कोई तो ड्राइविंग फोर्स है, कोई ना कोई तो लिंचपिन है, कोई ना कोई तो बाइंडिंग फोर्स है, कोई ना कोई तो है जिसने इनको स्टेपल किया। ये कागज के टुकड़े जो बिखरे हुए थे, ये औराक जो बिखरे पड़े थे इस कमरे में, इस सियासत के कमरे में, उनको इकट्ठा करके एक जिल्द में परोने वाला कोई तो है, जिनके इतने इख्तलाफात हों, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां रहे हों। ये बात बिल्कुल डिबेटेबल है कि इमरान खान साहब की अपनी परफॉर्मेंस कैसी है, इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, उन्होंने जो मंशूर में कहा था, फिर आप शायद उनको कोरोना वायरस और एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्रंच का फायदा दे के को थोड़ा सा उनके ऊपर हाथ हौला रखते हैं, फिर भी बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि ये भी ठीक हो सकता था, ये फैसला हो सकता था, जहांगीर तरीन ने क्या किया, अलीम खान ने क्या किया, आपके राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग, आपके लगाए हुए लोग सही से परफॉर्म नहीं कर सके। ये सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन दूसरी तरफ की जो कहानी PDM की वो बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इरफान साहब, ये ऐसे नहीं इकट्ठे हो सकते, इनके पीछे कोई ना कोई तो है ना जिनको जोड़ रहा है। ऐसी पार्टीज जो एक दूसरे के खिलाफ बड़े शदीद तरीन ख्यालात रखती हों, और फिर इमरान खान साहब जो ये बार बार कहते हैं कि मैंने तो केसेस ही नहीं बनाए, वो कहते हैं कि मेरा तो ये सिर्फ मकसूद चपरासी वाला केस है, बाकी सारे केसेस तो जो जरदारी साहब पर हैं या जो नवाज शरीफ पर और उनकी फैमिली पर हैं, वो इन दोनों ने एक दूसरे पर बनाए थे। तो ये कैसे इकट्ठे हो गए? ये इकट्ठे देखें, वो फिर हो गए ना फिर इकट्ठे, और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका है, अमेरिका क्या कुछ करता है, अमेरिका के कैसे ताल्लुकात रहे हैं, बैन अवी कुव्वतों के इनके साथ कैसे ताल्लुकात रहे हैं, और इस वक्त इंटरनेशनल सिनेरियो में किसको क्या सूट करता था, किसको इस मुल्क में सूट करता था कि इंस्टेबिलिटी हो इन द बैकयार्ड ऑफ चाइना, जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, रस्सा कशी, आलमी रस्सा कशी चल रही है चीन और अमेरिका के दरमियान, उसके कौन कौन से उसमें हो सकता था, अमेरिका को सूट कर सकता था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में क्या सूरत हाल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से ये इकट्ठे हुए। आज इतना बड़ा जो इंटरव्यू 10-12 मिनट का CNN का लाइव इंटरव्यू था, क्या ये आइस ब्रेक हुई है या क्या हुआ? नहीं नहीं, इसमें आइस बात तो ब्रेक उसमें का से क्या, कोई नहीं निकली बात तो। आप देखें, वो मेरा ख्याल है इंटरव्यू तवील था। आप तो बड़े माशाल्लाह डायरेक्टर प्रोग्राम भी रहे हैं बहुत सारे चैनल्स में, हेड भी करते रहे हैं चैनल्स, आपको तो ये सारी चीजें नजर आती हैं। आपने देखा वो कि बड़ा स्मार्टली एडिट हुआ था इंटरव्यू, एब्रप्ट और कटिंग, मैं तो उछल पड़ा था, क्या हुआ बीच में से? वो ब्लैक कटा। फ्रेम, CNN में ब्लैक फ्रेम आ रहा हाँ, तो वो जो CNN है में ब्लैक बड़ा, फ्रेम किया। अभी हमारा भी ब्लैक फ्रेम चला गया। हमारे मुसद्दिक साहब हैं, वो शायद अपने चार्जर निकालने की उनको जल्दी थी, उन्होंने यहाँ पर लाइट जो है ना उसको खराब कर दिया। तो ये जो इंटरव्यू था ना, देखें, इसका कोई ताल्लुक नहीं आइस ब्रेक होने से। बैकी एंडरसन जो है वो पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हैं, गालिबन 16 या 17 सितंबर को CNN के ऊपर लास्ट ईयर इंटरव्यू चला था, वो भी बैकी एंडरसन ने किया था। बैकी एंडरसन इमरान खान साहब का पहले भी इंटरव्यू कर चुकी हैं, और इस इंटरव्यू का ताल्लुक जो है वो कहीं आइस ब्रेक होने से नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था, आपको याद होगा, जो उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल किया था कि आपको क्या मिला ये सब कुछ करके,
देखें पाकिस्तान में क्या हुआ। क्या लोग आपके हवाले से अच्छी राय रखते हैं? आपको क्या जरूरत थी इस किस्म का कोई काम करने की पाकिस्तान? मेरा ख्याल है इस बात को ये आपने सम अप कर दिया सारा कुछ उसमें। इसको यहीं पे खत्म करते हैं इस इंटरव्यू को, और कल परसों इंशाल्लाह आपसे थोड़ा सा और टाइम लेंगे और इसमें बड़ी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इस सारे मौजू के ऊपर भी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।